क्लास 8 के स्टूडेंट ध्यान दें। आज का चैप्टर है ग्लिम्प्सेस ऑफ पास्ट, अतीत की झलक। इस चैप्टर का ग्लिम्प्स ऑफ पास्ट ऑफ चैप्टर का टाइटल है, जो पेज नंबर 36 पर है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इसे हम देखें इसमें क्या चीज़ जानना है, किन चीज़ पर यह फोकस किया गया है, अतीत की किन किन बातों को यहाँ उद्धृत किया गया है, कंट्रैक्ट लिया गया है इसको। विच पार्ट ऑफ इन द पास्ट विल बी टेकन इन दिस चैप्टर, लिया जाएगा और किस में इस पर चर्चा करना है इसको देखते हैं। हियर आर सम पिक्टोरिकल ग्लिम्प्सेस ऑफ हिस्टोरी ऑफ कंट्री मैन 1757 टू 1857। यहाँ पर तस्वीर के साथ साथ कुछ ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक झलकियाँ दी गई हैं जो हमारे इतिहास से संबंधित हैं। 1757 से लेकर 1857 तक के बीच की झलकियाँ दी गई हैं। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857। इस तस्वीर में जो स्पीच उभरे हुए अक्षरों में दिखाया गया है, यह आपको स्पष्ट करेगा, यह आपको समझने के लिए पूरी तरह स्पष्ट करेगा उन घटनाओं के बारे में जो 1857 में स्वतंत्रता के लिए पहली बार लड़ा गया था। मार्टियर्स, बलिदानी। देखिए इस पिक्चर में कई राजनेता जो बैठे हुए हैं, उसमें एक फंक्शन में, एट ए फंक्शन इन दिल्ली की फंक्शन में ये गा रही हैं देश की महान गायक। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टियर्स। ए मेरे देश के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप एक गीत सुने हैं, बस उसी गीत पर ये इनका पहला गीत था जब दिल्ली के फंक्शन में पहली बार इन्होंने अपने इस गीत के माध्यम से इन बलिदानियों का वर्णन किए थे। अभी हम लोग आते हैं कंपनी कंक्वेस्ट, कंपनी की विजय। 1757 से लेकर 1849 के बीच की घटनाओं के बारे में दिया है। इसमें दिया है मैप, इंडियाज़ मैप, जो 1765 की पहली जो मैप है उसको देखें। लिखा है विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। अपने अच्छे हथियारों के साथ ब्रिटिश कंपनी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी। पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ स्थापना के साथ अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी। इंडियन प्रिंसेस, जो रेड में लिखा है लाल लाल जगह पर, वह भारतीय नेता हैं, भारतीय शासक हैं पीले वाले में, और ब्रिटिश जो लाल वाले इलाका है उसमें ब्रिटिश हैं, तो बाकी टेरिटरीज़ है। इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड मतलब जो आगे की बातें नहीं सोचता है, जो दूरदर्शी नहीं हो। भविष्य में कौन सी घटना घटने वाली है उसके बारे में, या भविष्य में कौन सी परिस्थितियाँ पहुँचेंगी इसके बारे में अगर कोई नहीं देखता है, उसके बाद ध्यान नहीं देता है, ऐसे पर्सन को शॉर्ट साइटेड कहते हैं। इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड। भारतीय जितने राजकुमार थे, शासक थे, ये बिल्कुल अदूरदर्शी थे। दैट अपस्टार्ट राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। और इस तरह से उन्होंने, राजाओं ने अंग्रेजी जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उन लोगों को अपने पास बुलाते थे। उनका विश्वास था
कि हम उनसे मिल करके उन्हें परास्त कर देंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंटेक्ट फाइट, और इस तरह की प्रतिद्वंद्विता में लोगों के अंदर शांति नहीं थी। द रिवरली हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। इस तरह से विद्रोह में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक करके भारतीय राजाओं का दमन कर दिया, दमनकारी नीति अपनाकर दमन कर दिया। A far-seeing ruler like the brave Tipu Sultan of Mysore fought the British till died fighting। एक दूरदर्शी शासक बहादुर टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक था, उसने ब्रिटिश सैनिकों से बहादुरी के साथ लड़ा और युद्ध में मारा गया। थैंक गॉड, थैंक गॉड देयर इज ए पीस इन द कंट्री नाउ। देखिए इसमें जो बबलिंग अक्षर में नीचे जो पॉइंट किया गया है, ये व्यक्ति कह रहा है कि भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि अब देश में शांति है। नो मोर वार एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। अब ठगों के द्वारा न कोई युद्ध है और न कोई लूटपाट होगी। दूसरा व्यक्ति उसमें कहता है इट इज़ ए गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। ये तो ईश्वर की कृपा है जिन्होंने ब्रिटिशों को भेज दिया। उसी में एक और कहता है और डेंसिटी इज लिंक्ड विद देम। हमारा पूरा वंशज, हमारी पूरी पीढ़ियाँ भी उनसे जुट गई थी। फिर देखो हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कंक्वेस्ट। इस विजय को कैसे भारतीय लोग महसूस करते हैं, उनकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया है, इसके बारे में देखें। फिर नीचे आते हैं जो बबलिंग कुछ चेहरे हैं जो आपस में बातचीत करते हुए आपको दिखेंगे, वो दिखा रहे हैं। लिखा है एक आदमी जो पगड़ी बांधे हुए कहता है द वाइट मैन हैज़ किल्ड आर डिथ्रोन और किंग्स। सफ़ेद अंग्रेज़ों ने, गोरे रंग के लोगों ने यानी अंग्रेज़ों ने हमारे राजाओं को या तो मार दिया, नहीं तो सिंहासन से पदच्युत कर दिया, यानी उतार दिया। फिर ये कहता है सम किंग्स वेयर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेयर ऑफ दिस लैंड। ये बात सच है कि कुछ राजा उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिलहाल वे हमारे देश के थे, हमारी धरती के थे। फिर वही आदमी कहता है, नीचे देखिए, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। अब तो हम विदेशियों के दास बन गए। स्लेव्स मतलब होता है दास। अब तो हम इनके दास बन चुके हैं, अब इनके हम दास हो गए। ब्रिटिश रूल 1765 से 1836 के बीच का देखें। ब्रिटिश रूल रिलीजियस लीडर्स स्प्रेड लाइक आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो धार्मिक नेता थे, प्रीच में होता है धर्मोपदेश देना, प्रीच मतलब धर्मोपदेशना, और रिलीजियस लीडर में धर्म से संबंधित जो नेता है, धर्म प्रचारक। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, चाइल्ड मैरिज बाल विवाह। तो इस तरह देखें इसका अर्थ, रिलीजियस लीडर ए प्रीच लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो धार्मिक नेता थे, जो धर्म से संबंधित उपदेश दिया करते थे, उन लोगों ने अनटचेबिलिटी, छुआछूत और बाल विवाह की ओर ज़्यादा ध्यान दिया, उस पर जोर दिया, इसका प्रचार प्रसार में लगे थे। एनीवन हु क्रॉस द सी लॉस हिज रिलीजियस। देखिए इसका क्या तर्क देता है कि कोई भी आदमी समुद्र को, सागर को पार करके जाता है, इसका अर्थ हुआ कि वह अपना धर्म खो देता है। इसी तरह से एक और धर्मोपदेशक है अंधविश्वासी। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वोमेन। ये बता रहा है दुनिया के सभी कष्ट, जितने भी कष्ट हैं, ये सब औरतों की वजह से।
The truth was that the Indian had lost self-respect. The British scorned them. सच तो ये बात थी कि इंडियंस अपना आत्मसम्मान पूरी तरह खो चुके थे और ब्रिटिश उसको डांटते थे, समझाते थे। देखिए, एक आदमी नीचे ये कह रहा है, द नेटिव आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। ये उसके एक अंग्रेज को समझाता है, कहता है कि यहाँ के जो निवासी हैं, नेटिव पर्सन्स, जो मूल निवासी हैं, बिल्कुल अनवर्दी, अयोग्य हैं और उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वे ईमानदार नहीं हैं। फिर उसमें एक चापलूस खड़ा है, कह रहा है, देखिए फिगर में आपको साफ साफ दिखता होगा, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। ये बात सच है मेरे मालिक, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, their heavy taxes forced the farmer to abandon their fields. व्यापारी होने के नाते जो ब्रिटिश थे वह अपनी लाभ को तुरंत चाहते थे, क्विक प्रॉफिट, तुरंत लाभ चाहते थे। Their heavy taxes forced farmer to abandon their field, और उनके टैक्सेस इतने बढ़ गए थे और उन पर इतनी दबाव थी किसानों के ऊपर कि उन किसानों को अपनी खेती छोड़ना पड़ा। एक किसान उसमें कहता है, बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, लेकिन आपके आदमी तो मेरी सारी फसल ही ले रहे हैं। उसमें उसका तर्क है, यू आर स्टिल इन अरेस्ट, अभी तुम मेरे बंदी में हो। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल, अगर अगले सप्ताह तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट, इसके बावजूद भी ब्रिटिश लोग अन्य उपाय भी ढूंढ रहे थे, उसका उपयोग कर रहे थे जिनसे उनको ज़्यादा लाभ मिल सके। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought in India. जो इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर्ड बनाए गए सामान हैं तब तक किसी देश में नहीं भेजे जाते जब तक उसको देशवासी भारत के लोग नहीं मिल जाता है, उनको नहीं यहाँ पर नहीं भेजा जाता है, तब तक कहीं नहीं जाता था। उसमें करा है गुड आइडिया। The East India Company laws began to cripple Indian industries. इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून और नियम थे भारतीय उद्योग धंधों को, जो कुटीर उद्योग था, उन धंधों को पंगु बना दिए। Eventual famine followed between 1822 and 1836. 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन। इस बीच लगभग 1822 से लेकर 1836 के बीच एक महाअकाल पड़ गया जिसमें लगभग 15 लाख लोग भूख से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रन द एक्सपर्ट आर्टिसंस देयर बिजनेस, और ब्रिटिश नीति जो है, ब्रिटिश शासकों की जो नीति थी, हमारे यहाँ के दक्ष कलाकारों के काम धंधे पूरी तरह चौपट कर दिए। इस तरह पेज 38 तक आज है और यहाँ तक तैयार रखेंगे। और ब्रिटिश रूल, ओनली ब्रिटिश रूल पेज नंबर 38 पर हिंदी और इंग्लिश लिखकर पोस्ट करेंगे।